बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 और 4 कंप्लीट सॉल्व करेंगे, जबकि रिमेनिंग पार्ट्स के लिए मैंने अलहदा से वीडियोस बनाई हुई हैं जिनके लिंक्स मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, जबकि आप इसी चैनल पर क्लास 9 मैथ्स के प्ले लिस्ट में भी वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। अब पार्ट 3 है, हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को यूज करते हुए। आपको मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में बताया था कि हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को यूज करते हैं ऐसी एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए जिसमें के जो वैल्यूज दी होती हैं वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होती हैं या पावर की शक्ल में होती हैं। ठीक है, और आपकी बुक में मुख्तलिफ लॉज दिए गए हैं, तो मैं बजाय इसके कि सारे लॉज को एक साथ एक्सप्लेन करूं, मैं जिस पार्ट में जहां पर जो वाला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज होता है वहां पर उसको मैं एक्सप्लेन करता हूं और आपको बताता हूं कि वहां पर कौन से वाला लॉ यूज हुआ है या कौन से वाला लॉ अप्लाई हुआ है। जैसे कि ये पार्ट 3 है, इसमें अब ये कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज होंगे। ठीक है, ये मैंने रफ एरिया में लिखे हुए हैं, इनको मैं एक्सप्लेन करूंगा और बाद में इनको डिलीट कर दूंगा। ठीक है, तो अब देखें ये एक्सप्रेशन है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। उसके लिए सबसे पहले हम ये करते हैं कि देखें, अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें, इसकी जो एक्सपोनेंट की वैल्यू है वो माइनस है, नेगेटिव में आ रही है, -3 है। तो हम इस एक्सपोनेंट की वैल्यू को कन्वर्ट कर लेते हैं पॉजिटिव वैल्यू में। ठीक है, तो उसके लिए हम ये करेंगे कि ये जो हमारे पास फ्रैक्शन है इसकी जो ऊपर वाली वैल्यूज हैं इनको हम नीचे ले जाएंगे और नीचे वाली वैल्यूज को ऊपर ले जाएंगे। तो देखें ये वाली वैल्यूज में यहां नीचे ले आए और ये वाली वैल्यूज में ऊपर में ले आए। तो जब हमने इनकी पोजीशन चेंज की तो अब हम ये जो एक्सपोनेंट का साइन है इसको भी हम चेंज कर लेंगे। यहाँ पर -3 है, इसको हम +3 कर लेंगे। तो प्लस आप लिखें या ना लिखें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक हो गया, तो ये तो हमने पहला स्टेप परफॉर्म कर लिया। अब इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करें। देखें, नेक्स्ट हमें ये करना पड़ेगा कि इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हमें ये जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है जो आपकी बुक में दिया गया है इसको अप्लाई करना पड़ेगा। इस लॉ के मुताबिक अगर दो टर्म हो सेम बेस वाली, ठीक है, जैसे यहां पर इस टर्म की बेस ए है और यहां पर भी इस टर्म की बेस ए है, तो अगर वो दोनों आपस में डिवाइड हो रही हो तो आप तो उनको सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करेंगे, नीचे वाली टर्म को ऊपर लेके जाएंगे तो इसका ये जो पावर है इसको आप माइनस कर देंगे ऊपर वाली टर्म की पावर में से। ठीक है, देखें ये a पावर m-n हो जाएगा। ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। तो इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम ये वाला लॉ अप्लाई करते हैं। देखें यहां पर हमारे पास बेस x है। अच्छा, ये अब बेस और एक्सपोनेंट इनके बारे में मैंने डिटेल से पिछली एक्सरसाइज में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है कि बेस किसको कहते हैं या एक्सपोनेंट किसको कहते हैं तो आप पिछली एक्सरसाइज देख लीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अब देखिए हमारे पास ऊपर बेस x, y और z, ठीक है, ये तीन बेस वैल्यूज हैं। नीचे भी हमारे पास x, y और z है। तो हम हर बेस x पे x को, y पे y को और z पे z को डिवाइड करेंगे। तो इसका मतलब है कि हम ये जो वैल्यूज हैं इनको ऊपर लेके जाएंगे। तो इस लॉ को यूज करते हुए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो इनकी एक्सपोनेंट की वैल्यूज है इनको हमें माइनस करना पड़ेगा ये जो ऊपर एक्सपोनेंट की वैल्यूज है इनमें से। यानी कि x की वैल्यू में से ये x वाली वैल्यू माइनस करेंगे, y की वैल्यू में से y वाली वैल्यू को, और z की जो एक्सपोनेंट की वैल्यू है उसमें से z की ये एक्सपोनेंट की वैल्यू माइनस करेंगे। तो देखें अब ये चूंकि हमारे पास ऑलरेडी माइनस में है तीनों वैल्यूज, तो हम जब ऊपर जाके इनको माइनस करेंगे तो फॉर्मूले वाला माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये देखें यहां पर ये x पावर 4 और +2 हो जाएगा। इसी तरह ये y पावर -3 और +1 हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह ये z पावर 0 +4 हो जाएगा। ठीक है, हमने जो रूल है यही पर अप्लाई किया। ये देखें हमें माइनस करना पड़ता है, लेकिन यहां पर चूंकि ये पावर ऑलरेडी माइनस थी तो ये जो फॉर्मूले वाला माइनस है ये इन माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस कर देगा। तो ये तीनों जगह पे प्लस का साइन आ गया। ठीक हो गया, अब ये एक्सप्रेशन आपके पास बन गई है, इसको आप सिंप्लीफाई कर दें। देखें इसमें ये x की पावर 4 + 2 है, तो ये इन दोनों का आप सम करें तो 6 हो जाएगा। इसी तरह ये y पावर -3 + 1 है, 3 में से 1 को माइनस करें 2 आएगा और साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, यानी कि माइनस का साइन हम यहाँ पर पुट कर लेंगे। इसी तरह ये 0 + 4 4 हो जाएगा। अब आपके पास ये एक्सप्रेशन बन गई है, इसको आप सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप कौन से वाला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करेंगे, ये वाला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करेंगे। इसके मुताबिक अगर आपके पास एक ऐसी टर्म आ रही है जिसकी पावर हो और फिर उसकी होल की पावर आ रही हो, यानी कि पावर की पावर आ रही हो,
तो आप क्या करेंगे, इस तरह की टर्म को सॉल्व करने के लिए आप दोनों पावर या दोनों एक्सपोनेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी देखें, ये हमारे पास तीन टर्म्स हैं जिनकी एक्सपोनेंट या पावर की वैल्यूज आ रही हैं और फिर इनकी होल की पावर की वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो हम ये वाली जो वैल्यू है इसको हम इन तीनों पावर के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे इस लॉ को अप्लाई करते हुए। तो देखें, इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये x पावर 6 इंटू 3 हो जाएगा, इस तरह y पावर -2 इंटू 3 हो जाएगा और इस तरह z पावर 4 इंटू 3 हो जाएगा। अब इसको आप सिंप्लीफाई करें, 6 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 18 हो जाएगा, तो x की पावर 18 हो गया। यहाँ पर -2 प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो -6 हो जाएगा, तो y की पावर -6 हो गया और z की पावर 4 इंटू 3 12 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन गई है। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर अगेन हम एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करेंगे। ये देखें, ये वाला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। इस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक अगर आपके पास एक ऐसी टर्म आ रही हो जिसके एक्सपोनेंट की वैल्यू या पावर की वैल्यू नेगेटिव में हो तो हम उसको इस तरह लिख सकते हैं। जब इस तरह लिखेंगे तो जब हम इस देखिए, मैंने ए एन को नीचे ले गया हूं तो मैंने ये पावर का साइन जो है चेंज कर दिया, यहाँ पे प्लस साइन कर दिया। प्लस लिखें या ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 1/a की पावर n हो गया। ये -n को हमने चेंज कर दिया प्लस n के साथ। तो यहां पर ये जो -6 आ रहा है इस पे हम यही वाला लॉ अप्लाई करेंगे। तो देखें, ये जो बाकी दो वैल्यूज हैं ये तो मैंने लिख दी 8x पावर 18 और z पावर 12 लिख दिया। ठीक है, और इसको मैं नीचे ले गया हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, और जब नीचे लेके गया हूँ तो मैंने ये पावर या एक्सपोनेंट का जो साइन है वो चेंज कर दिया, उसको मैंने +6 कर दिया। तो प्लस लिखें या ना लिखे उससे फर्क नहीं पड़ता, यानी कि ये वाला जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है यहाँ पर मैंने अप्लाई कर लिया। तो इस तरह ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है। हमने जब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया या फाइनल सोल्यूशन आया वो ये वाला आया। तो ये सोल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 का। ठीक है, और अब ये जो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर ये हमारा जो रफ वर्क था इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। तो इस तरह ये हमारा पार्ट 3 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब पार्ट 4 है, हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को यूज करते हुए। तो जिस तरह के आपको मैंने पिछले सारे पार्ट्स में बताया है कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को हम यूज करते हैं जब हमें ऐसी एक्सप्रेशन दी जाए जिसमें जो टर्म्स हों वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो या पावर की सूरत में हो। ठीक है, उनको हम सिंप्लीफाई करने के लिए लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो जिस तरह कि आपको मैंने पिछले पार्ट्स में बताया कि आपकी बुक में मुख्तलिफ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट दिए गए हैं, तो मैं बजाय से कि सारे लॉज एक साथ एक्सप्लेन करूं उससे आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, तो मैं ये करता हूं कि जिस पार्ट में जो जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज हुआ है वहां पर मैं उसी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को एक्सप्लेन करता हूं जो कि यूज हो रहा होता है। ठीक है, जैसे कि अब इस पार्ट में ये वाले कुछ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज होंगे तो मैंने यहाँ पर लिख दिए। ये हमारा सारा रफ वर्क है, इसको मैं आपको समझाने के बाद डिलीट कर दूंगा। ठीक है, तो अब देखें, ये हमें एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो इसमें सबसे पहले हमें ये करना पड़ेगा कि ये जो हमारे पास 81 है, 243 है और 9 है, ये बेस वैल्यूज है। मैंने बेस वैल्यूज और एक्सपोनेंट को पिछली एक्सरसाइज में डिटेल से एक्सप्लेन किया है। अगर आपको मालूम ना हो कि बेस वैल्यू कौन सी होती है, एक्सपोनेंट किसको कहते हैं, तो आप पिछली एक्सरसाइज देख लीजिएगा। तो अब ये जो भी हमारे पास बेस वैल्यूज यहाँ पर हैं 81, 243, तो अब ये वाली जो बेस वैल्यूज हमारे पास है 81, 243 या 9, इनको हम कन्वर्ट कर लेते हैं एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन या पावर की शक्ल में इनको हम ले आते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि हमें इन तीनों वैल्यूज के फैक्टर्स मालूम करना पड़ेंगे। ठीक है, तो हम छोटी क्लासेस में फैक्टर्स मालूम करने का तरीका सीख के आए हैं। फॉर एग्जांपल, जब 81 है इसके मैंने यहाँ पर ये फैक्टर्स मालूम किए। मैंने 81 पे 3 को डिवाइड किया तो 27 टाइम डिवाइड हुआ। उसके बाद अगेन आप 3 से डिवाइड करें तो ये 9 टाइम डिवाइड करेगा, एंड सो ऑन। इस तरह ये जो है हमारे पास फैक्टर्स आ जाते हैं 81 के। तो ये मैंने इसके फैक्टर्स यहाँ पर लिख दिए। अब देखें, ये 3 जो है वो 4 टाइम आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 रेज़ टू पावर 4। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये 81 की जगह मैं 3 रेज़ टू पावर 4 लिख सकता हूं। मैंने 81 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, मैंने 81 की जगह ये वाली वैल्यू जो मैंने मालूम की थी ये मैंने यहाँ पर लिख दी। ठीक हो गया। इसी तरह नेक्स्ट इनटू ये आ जाएगा 3 रेज़ टू पावर, उसके बाद माइनस, और ये वाली जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इसमें है 3 रेज़ टू पावर 4n-1। ये हमारे पास एक्सपोनेंट की वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, तो मैंने इस एक्सप्रेशन को इस तरह लिख दिया, इस फॉर्म में लिख दिया। आप इस फॉर्म में लिखें या इस फॉर्म में लिखें, एक ही बात। मैंने अलग-अलग करके लिख दिया। क्यों लिखा है ये भी आगे जाके एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, पर
इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। और ये जो 243 है इसके मैं फैक्टर्स मालूम करता हूं, तो 243 को 3 से डिवाइड करें, 81 टाइम डिवाइड होता है, उसके बाद अगेन आप 3 से डिवाइड करें, 27 टाइम डिवाइड होगा। इसी तरह इसको डिवाइड करते जाएंगे तो आपके पास ये फैक्टर्स आ जाएंगे 243 के, ठीक है। अब मैं फैक्टर्स का तरीका यहाँ पर डिटेल से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि आपको फैक्टर्स बनाने आते हैं, ठीक है। तो 243 के हमारे पास ये फैक्टर्स आ जाएंगे। अब यहां पर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 टाइम, तो हम लिख सकते हैं 3 रेज टू पावर 5, ठीक है। इसका मतलब है कि 243 की जगह यहां पर हम 3 रेज टू पावर 5 लिख सकते हैं। तो ये मैंने यहां पर 3 रेज टू पावर 5 लिख दिया। इस तरह हमने इस 243 को भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या पावर की शक्ल में लिख दिया, ठीक हो गया। उसके बाद ये 9 पावर 2n है, तो देखें ये 9 को मैं 3 रेज टू पावर 2 लिख सकता हूं। तो ये देखिए मैंने 3 रेज टू पावर 2 लिख दिया, क्योंकि इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको 9 ही मिलेगा। इसका मतलब है कि 3 दो बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 3 9 हो जाता है, ठीक है। यानी कि मैं यही वैल्यू वापस मिलती है, तो मैंने ये 3 रेज टू पावर 2 लिख दिया और इसकी होल की पावर मैंने ये 2n लिख दिया, ठीक हो गया। तो 9 को भी मैंने कन्वर्ट कर लिया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या पावर की शक्ल, ठीक हो गया। और उसके बाद ये वाली वैल्यूज मैंने लिख दी। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन गई है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखें यहां पर अब हम ये वाला जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है इसको अप्लाई कर रहे हैं। इसके मुताबिक अगर आपके पास एक ऐसी टर्म हो जिसकी पावर की वैल्यू या एक्सपोनेंट की वैल्यू आ रही हो और फिर उसकी होल की पावर की वैल्यू आ रही हो, यानी कि पावर की पावर आ रही हो, तो उस केस में आप फिर क्या करते हैं, इस तरह की टर्म को सॉल्व करने के लिए आप इन दोनों एक्सपोनेंट या दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए मैंने मल्टीप्लाई किया m इंटू एन, तो आप इस तरह लिखें या mn लिखें, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये 3 रेज टू पावर 4 की पावर n है, तो इसको आप ये जो एक्सपोनेंट 4 है इसको आप n से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू एन या 4n लिख सकते हैं, ठीक हो गया। इस तरह ये वाली जो वैल्यू है नेक्स्ट मैंने ये लिख दी, उसके बाद माइनस का साइन आया और उसके बाद ये 3 रेज टू पावर 4n मैंने कर दिया। और नेक्स्ट देखें ये हमारे पास 3 रेज टू पावर -1 और 3 रेज टू पावर 4 है, तो इन दोनों को मैं आपस में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई हम करेंगे तो हम इनकी जो पावर्स हैं उनको सम कर लेंगे। तो मैंने देखें 3 रेज टू पावर -1 प्लस 5 लिख दिया। अब यहां पर मैंने कौन सा रूल अप्लाई किया है या कौन सा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई किया है, ये देखें ये वाला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई किया है। कि देखें अगर आप दो सेम बेस वाली टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि यहाँ पर दो टर्म्स है जिनकी बेस सेम है, जिनकी बेस ए है, इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इनकी पावर्स को आपस में सम कर लेंगे। तो सेम यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी बेस 3 है, यहाँ पर भी बेस 3 है, तो इनके पावर्स को मैंने यहाँ पर सम कर दिया जब इनको आपस में मैंने मल्टीप्लाई किया। ये लॉ मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। और नीचे जो है अगेन ये हमने ये वाला जो लॉ हमारा है उसी को अप्लाई कर रहे हैं कि ये पावर की पावर आ रही है, तो हम इन दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2 मल्टीप्लाई होगा 4 2n से, तो 2 टू द 4 हो जाएगा और इनटू n आ जाएगा, तो 4n मैंने लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद ये जो है 3 पावर 3 आ गया, ठीक है। अब ये आपके पास एक्सप्रेशन बन गई, इसको सिंप्लीफाई करें तो देखें ये अब 4n मैंने लिखा। उसके बाद ये 3 रेज़ टू पावर 5 को मैंने दो पार्ट में लिख दिया, एक 3 रेज़ टू पावर 4 लिख दिया और एक 3 रेज़ टू पावर 1 लिख दिया। क्योंकि आप इस तरह लिखें या इस तरह लिखें एक ही बात है, ठीक है। क्योंकि हमने इस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में देखा कि अगर हमारे पास बेसिस सेम है, दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करें, उनकी बेस सेम हो, तो हम उन दोनों की पावर्स को सम कर लेते हैं। तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों की पावर को सम करेंगे तो आपको वापस 3 रेज़ टू पावर 5 मिलेगा, ठीक है। तो आप इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, एक ही बात। अब इसको मैंने दो पार्ट में किस लिए डिवाइड किया मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। उसके बाद ये आ जाएगा माइनस और ये 4n इंटू और ये आ जाएगा 3 रेज़ टू पावर -1 और प्लस 5 में से 1 को माइनस करें तो 3 रेज़ टू पावर 4 रह जाएगा और डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी। अब हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब आप देखेंगे 3 रेज़ टू पावर 4n और 3 रेज़ टू पावर 4 ये इस एक्सप्रेशन में इस माइनस के इस साइड पे भी आ रहे हैं और इस साइड पे भी आ रहे हैं, तो इनको हम कॉमन ले लेंगे। तो ये वजह थी कि मैंने ऊपर जो है एक तो यहां पर ये कर दिया था कि इस एक्सप्रेशन को मैंने यहां पर दो पार्ट में लिख दिया था, दूसरा मैंने इस वाली एक्सप्रेशन को भी दो पार्ट में लिख दिया था, ये कॉमन लेने के लिए, क्योंकि हमारे पास ये दो कॉमन फैक्टर्स आ जाते हैं, इसलिए मैंने ऊपर दोनों टर्म्स को दो पार्ट में डिवाइड किया था ताकि ये कॉमन हम ले सकें। तो देखें अब ये 3 रेज़ टू पावर 4n और 3 रेज़ टू पावर 4 इसको हम कॉमन लेंगे, तो पीछे यहाँ पर 3 रेज़ टू पावर 1 रह जाएगा, ठीक है। तो आप पावर 1 लिखें या ना लिखें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, और यहाँ पर ये दोनों कॉमन चले जाएंगे तो सिर्फ
1 रह जाएगा। ये माइनस का साइन आ गया और ये पीछे हमने इन दोनों को कॉमन ले लिया तो ये 1 आ गया और डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दी। ठीक हो गया। अब देखें हमारे पास ऊपर जो है ये 3⁴n आ रहा है और यहाँ पर भी 3⁴n आ रहा है, तो इन दोनों को आप एक दूसरे के साथ डिडक्ट कर लें, एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। पीछे हमारे पास ये एक्सप्रेशन रह जाती है। तो देखें ये मैंने यहाँ पर 3⁴ इंटू और ये 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो 2 रह जाएगा और नीचे ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। अब ये इस एक्सप्रेशन को आप सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ पर हम अगेन जो है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करेंगे। मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि अगर दो टर्म्स हो जिनकी बेस सेम हो और उनको अगर हम एक दूसरे पे डिवाइड करें तो उनकी पावर्स को हम माइनस कर लेते हैं, क्योंकि इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी। तो इस तरह ये 4⁻³ हो गया, यानी कि ये एक्सपोनेंट में से इस एक्सपोनेंट को मैं माइनस कर रहा हूँ। ठीक है। और इंटू ये वाला 2 आ जाएगा। तो अब ये 3⁻⁴ - 3 है, 4 में से 3 को माइनस करें तो 3⁻1 आ जाएगा। ठीक है। तो आप 1 लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और इंटू ये 2 आ जाएगा। अब आप इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 2 से तो आपको आंसर मिलेगा 6। ठीक है। तो इस तरह जब आपने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया तो आपको फाइनल जो आंसर मिला वो ये वाला मिला। ठीक हो गया। इस तरह ये हमारा पार्ट 4 भी कंप्लीट हो जाता है और ये जो हमारा रफ वर्क जितना था इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है। ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर पुट किए थे। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको कोई भी पार्ट समझ में ना आया हो तो आप कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, मैं उसको दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको जिंदगी के हर मैदान में कामयाब करें। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।